यह भी अविश्वसनीय है कि मौजूदा सूखे के कारण मिसिसिपी नदी का जल स्तर ऐतिहासिक रूप से कम हो गया है। 17 अक्टूबर 2024 को नासा के टेरा उपग्रह से प्राप्त तस्वीरों में कुछ ऐसा सामने आया जो असंभव सा लग रहा था। मिसिसिपी नदी के कुछ हिस्से, जिनमें से कुछ 3 फीट से भी कम गहरे हैं, में रेत के ऐसे टीले दिखाई दिए जो 1872 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से कभी नहीं देखे गए थे। हजारों वर्षों में होने वाली गिरावट महज 18 महीनों में हो गई। अमेरिका के अनाज निर्यात का लगभग 60% हिस्सा ले जाने वाली नावें फंसी रह गईं, जिनमें से कई रेत के टीलों पर अटक गईं। सालाना 700 अरब डॉलर का माल ढोने वाली नदी एक पतली धारा में सिमट गई। 2023 में पूरे बेसिन में वर्षा औसत के बराबर थी। अब सवाल यह नहीं है कि मिसिसिपी नदी सूख रही है या नहीं, बल्कि यह है कि पानी क्यों गायब हो रहा है। असंभव घाटे की स्थापना करना। आर्मी कोर ऑफ इंजीनियर्स के लोअर मिसिसिपी रिवर डिवीजन के इंजीनियरों ने अपने गेज रिकॉर्ड में एक असंभव विसंगति दर्ज की। इलिनॉइस के काहिरा में नदी में प्रवेश करने वाला पानी लुइसियाना के बैटन रूज तक कभी नहीं पहुंचा। यह न तो विलंबित हुआ और न ही इसकी गति कम हुई, बल्कि यह गायब हो गया। माइल पोस्ट 953 और माइल पोस्ट 233 के बीच प्रतिदिन 200 अरब गैलन पानी गायब हो गया, यानी इतना पानी जिससे लेक ताहो को हर 11 दिनों में भरा जा सकता था। एक नदी पारिस्थितिकीविद के रूप में यह मेरे लिए एक असाधारण घटना थी। यह अवलोकन द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के विपरीत था। मिसिसिपी मिसौरी नदी गलियारा 12 लाख वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के महाद्वीपीय भूभाग का 41% है। इस प्रकार मोंटाना से पेंसिल्वेनिया और अल्बर्टा से मैक्सिको की खाड़ी तक का सारा जल नदी के व्यापक प्रवाह में योगदान देता है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा संचालित इसके 271 निरंतर मापन स्टेशनों का नेटवर्क 1928 से हर 15 मिनट में डेटा प्रदान करता आ रहा है, और यह सबसे विस्तृत नदी निगरानी नेटवर्क है। इसमें आने वाले जल की मात्रा में से वाष्पीकरण और जल निकासी को घटा दिया जाता है, जो लगभग 1 सदी से चला आ रहा संतुलन है। लुइसियाना के टार्बर्ट लैंडिंग में, जो डेल्टा से पहले आखिरी बड़ा पड़ाव है, यूएसजीएस के गेज आमतौर पर 4 लाख से 6 लाख घन फीट प्रति सेकंड का प्रवाह दर्ज करते हैं, यानी हर 3 सेकंड में ओलंपिक पूल के बराबर पानी। यह किसी ऐसे पूल जैसा नहीं है जिसमें आप किसी बच्चे को तैरते हुए देख सकें। यहां पानी का स्तर बहुत तेजी से घटता है। बेशक यह बहता पानी है, इसलिए इससे तेज गति से बहने वाला पानी भी हो सकता है। इसमें धाराएं भी हो सकती हैं। यह निरंतर लय सभी भावी अनुबंधों, नावों की कीमतों और 10 राज्यों के बीच आवंटित जल बांडों का आधार है, और त्रुटि की संभावना 1995 से लगातार 12% से कम रही है। पिछले कुछ दशकों में इंजीनियर्स कोर ने तटबंधों, जलमार्गों और नियंत्रण संरचनाओं पर 15 अरब डॉलर खर्च किए हैं, जबकि राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान केंद्र बर्फ पिघलने, वर्षा और भूजल प्रवाह का सटीक मॉडल तैयार करने में सक्षम रहा है, जिससे सैकड़ों मील नीचे की ओर स्थित स्थानों पर मिसिसिपी नदी के जल स्तर का अनुमान 1 इंच की सटीकता के साथ लगाया जा सकता है। मिसिसिपी और अचाफलाया नदियों के संगम पर स्थित पुरानी नदी नियंत्रण संरचना मिसिसिपी के प्रवाह को इतनी सटीकता से नियंत्रित करती है कि नदी का प्रवाह एक सुचारू रूप से काम करने वाली मशीन के समान है। स्थिति अचानक बदल गई।
जब एक असामान्य घटना सामने आई तो वैज्ञानिकों ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी कि किसी ज्ञात कारण से कितना पानी गायब हुआ है। दोनों संगठनों ने उस समय तक के अपने मॉडलों पर भरोसा किया जो उस घटना के सामने आने तक सत्य माने जाते थे। परिणाम स्वरूप इंजीनियर कोर और यूएसजीएस आधुनिक जल विज्ञान की व्याख्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं और अब दोनों के सामने बहुत काम है। लेकिन अगर नदी का प्रवाह बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो सकता है, तो कौन सी अदृश्य शक्ति अरबों गैलन पानी को निगल रही होगी रहस्य को सुलझाना। बैटन रूज स्थित संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जल विज्ञान केंद्र की जल विज्ञानी डॉक्टर अमांडा विंटर्स ने सितंबर 2023 में पहली बार अनियमित रीडिंग देखी। उनका समूह ध्वनिक डॉपलर करंट प्रोफाइलर का उपयोग करके मासिक डिस्चार्ज माप करता है, जो मूल रूप से पानी के नीचे का सोनार है जो नदी के पूरे प्रवाह के वेग को मापता है। इस गड़बड़ी का कोई हल नहीं निकल पा रहा था। मेम्फिस में मिसिसिपी नदी में प्रवेश करने वाले पानी की मात्रा 3,12,000 घन फुट प्रति सेकंड थी। मानक प्रक्रिया के अनुसार टीम से एक सप्ताह बाद बैटन रूज में लगभग 3,40,000 घन फुट प्रति सेकंड पानी मापने की उम्मीद थी, जिसमें अन्य प्रवाह और वाष्पीकरण को भी ध्यान में रखा जाना था। हालांकि टीम ने केवल 2,87,000 घन फुट प्रति सेकंड पानी ही दर्ज किया। इस आयतन में से कुल 53,000 घन फुट प्रति सेकंड पानी नदी के 600 मील की दूरी में गायब हो गया था, जो कोलोराडो नदी के कुल प्रवाह को दर्शाता है। डॉक्टर विंटर्स ने अनुमान लगाया कि उपकरण में कोई खराबी है। डॉक्टर विंटर्स ने उपकरण की मरम्मत की और परीक्षण दोहराए तथा सत्यापन के लिए नमूनों की जांच करवाई। सभी परीक्षणों ने एक ही असंभव बात को सच साबित किया। पानी का नुकसान हो रहा था। दिसंबर 2023 के अंत तक नुकसान की दर बढ़कर 89,000 घन फीट प्रति सेकंड हो गई थी। मार्च 2024 के अंत तक यह बढ़कर 1,43,000 घन फीट प्रति सेकंड हो गया। मिसिसिपी नदी से पानी का रिसाव इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि सहायक नदियों के बहाव में कमी, नदी के ऊपरी हिस्से में पानी मोड़ने और कृषि उपयोग बढ़ाने से भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए अगर हमारे पास जलयान उपलब्ध नहीं है तो यह एक गंभीर समस्या है, न केवल अमेरिका के किसानों के लिए बल्कि सच कहें तो पूरी दुनिया के लिए। अप्रैल 2024 में अमेरिकी सेना के इंजीनियर कोर ने सेंट लुइस और न्यू ऑर्लियंस के बीच स्थित सभी निगरानी बिंदुओं से प्राप्त 18 महीनों के डेटा की जांच करने के लिए 37 प्रमुख जल विज्ञानियों, भूवैज्ञानिकों और जलवायु विज्ञानियों से युक्त एक आपातकालीन तकनीकी समीक्षा बोर्ड का गठन किया। उनकी आंतरिक समीक्षा रिपोर्ट में स्थिरता कारक श्रेणी के अंतर्गत केवल एक ही निष्कर्ष निकला। मापी गई हानियां प्राकृतिक परिवर्तनशीलता और किसी भी जात मानवीय दोहन से 6.7 गुना अधिक हैं। कई वर्षों से शोधकर्ता मिसिसिपी नदी के अध्ययन में लगे हुए हैं और परिणाम स्वरूप अब वे पारंपरिक जल विज्ञान परिप्रेक्ष्य से निश्चित निष्कर्ष नहीं दे सकते। शोधकर्ताओं ने अब उन आंकड़ों की व्याख्या करने में संकोच भरी भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया है जो अभी भी समस्याग्रस्त हैं। ट्यूलेन विश्वविद्यालय में एक बंद संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर विंटर्स ने कहा, यदि आंकड़ों में जो दिख रहा है वह सही है तो हमारे पास भूजल के पुनर्वितरण का एक उदाहरण है जो इस क्षेत्र के जल भंडारों के बारे में हमारे ज्ञान के अनुरूप नहीं है। यदि ऐसा हो रहा है तो उत्तरी अमेरिका पर आपके पास मौजूद जल विज्ञान की हर पाठ्य पुस्तक गलत है। लेकिन अगर ये विसंगतियां वास्तविक हैं तो क्या मिसिसिपी नदी के छिपे हुए जल रहस्य जल विज्ञान के नियमों को ही फिर से लिख रहे होंगे?
उपयोग किए गए सिद्धांत। उच्च कृषि जल निकासी की पहली श्रेणी में मिसिसिपी नदी में वार्षिक आधार पर $60 अरब का कृषि उत्पादन शामिल था। अरकानसस में चावल की खेती और लुइसियाना में गन्ने के उत्पादन के लिए अनुमानित सिंचाई उपयोग का अधिकांश भाग बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होगी। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा जल भंडारों पर किए गए एक अध्ययन में पिछले 90 दिनों में 14,000 कृषि कुओं से एकत्र किए गए भूजल आंकड़ों के आधार पर जानकारी दी गई है। इससे 2023 में कृषि द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूजल की मात्रा का पहला संकेत मिलता है, जो प्रतिदिन 8.1 अरब गैलन है। यह संख्या उपयोग किए गए कुल भूजल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि यह कृषि के लिए कुल रिपोर्ट किए गए भूजल उपयोग का लगभग आधा है। कपास उत्पादन के लिए कृषि भूमि में अनुमानित कमी 2023 में कपास की खेती के क्षेत्रफल में 2019 की तुलना में कमी के कारण हुई है। कृषि जल उपयोग के संबंध में जानकारी और ज्ञान के अभाव के कारण 2023 में कृषि जल निकासी की मात्रा 2019 में हुई निकासी से कम नहीं हो सकती। सिद्धांत 2 वाष्पोत्सर्जन वाष्पीकरण और जल अवशोषण से संबंधित था। शोधकर्ताओं ने वाष्पीकरण की गणना के लिए ECOSTES नामक प्रणाली द्वारा उपग्रह इमेजिंग और तापीय विश्लेषण का उपयोग किया। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पाया कि 2023 और 2024 के दौरान वाष्पोत्सर्जन पिछले 30 वर्षों के औसत से 2.3% अधिक था। दूसरे शब्दों में, वाष्पीकरण में मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन यह अंतर को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इतनी कम मात्रा का अंतर वाष्पीकरण को औसतन 4,000 घन फीट प्रति सेकंड तक बढ़ा देगा, लेकिन 1,43,000 घन फीट प्रति सेकंड तक नहीं। शोधकर्ताओं ने निचले मिसिसिपी नदी बेसिन की भूमिगत भूवैज्ञानिक संरचनाओं के भूभौतिकीय अध्ययन के माध्यम से सिद्धांत 3 का विश्लेषण किया। यह अध्ययन ट्यूलेन विश्वविद्यालय और मेम्फिस विश्वविद्यालय के बीच एक साझेदारी थी। इसका मुख्य उद्देश्य नई कार्स्ट संरचनाओं की पहचान करना था, जो भूमिगत बड़ी गुफाएं होती हैं और सतह पर खुले छिद्रों से जुड़ी होती हैं, जिनके माध्यम से पानी गहरे जल भंडारों में रिसता है। निचली मिसिसिपी नदी बेसिन में विभिन्न प्रकार की चूना पत्थर की चट्टानें हैं, जो कार्स्ट संरचना का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए, टेनेसी और अरकानसस में कई ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज भ्रंश हैं, जिनके माध्यम से पानी पहले से ही गहरे चट्टानी जल भंडारों में प्रवाहित होता रहा होगा। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए शोध दल ने मेम्फिस से विक्सबर्ग तक भूवैज्ञानिक संरचनाओं और उनके विस्तार की पहचान करने हेतु एक व्यापक भूकंपीय सर्वेक्षण तैयार किया। नदी के किनारों पर ग्रिड जैसी व्यवस्था में कुल 127 भूकंपीय सेंसर लगाए गए। पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करने के लिए नियंत्रित कंपनों का उपयोग करते हुए शोधकर्ता 2000 फीट की गहराई तक पृथ्वी की उपसतह के ध्वनिक प्रोफाइल बनाने में सक्षम हुए। हालांकि इस अध्ययन से आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए, लेकिन इनमें से कोई भी नई बड़ी कार्स्ट संरचनाओं की खोज का वांछित परिणाम नहीं था। इसी प्रकार जलोढ़ जल भंडार को गहरे आधारशिला जल भंडारों से अलग करने वाली परिरोधक मिट्टी की परत में या उसके ऊपर कोई प्रमुख दरार क्षेत्र मौजूद नहीं थे। इसके अलावा मिसिसिपी नदी बेसिन की भूवैज्ञानिक संरचनाएं 1997 और 2012 के दौरान किए गए पिछले अध्ययनों से अपरिवर्तित रहीं, सिवाय एक पहलू के।
भूकंपीय जानकारी से पता चला कि नदी तल के ठीक नीचे स्थित जलोढ़ निक्षेपों में उच्च सरंध्रता थी और यह नदी तल बनाने वाले असंगठित रेत और बजरी के निक्षेपों में थी, न कि आधारशिला में। सरंध्रता का संबंध तलछट में मौजूद रिक्त स्थानों की संख्या से है। सामान्यतः मिसिसिपी नदी के तल में स्थित इस प्रकार के निक्षेपों में 28 से 33% तक सरंध्रता पाई जाती है, जिसका अर्थ है कि इसका लगभग 1/3 भाग रिक्त स्थानों से बना होता है जो पानी से भरे जा सकते हैं। हालांकि 2024 में नदी तल के नीचे 60 से 120 फीट की गहराई तक फैले क्षेत्रों में 41 से 47% तक सरंध्रता दर्ज की गई। ऐसा प्रतीत होता है मानो तलछट स्पंज की तरह लचीली होती जा रही हो। मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी के तलछट विज्ञानी डॉक्टर माइकल रीव्स ने इस विसंगति की व्याख्या करते हुए कहा कि वे इस बिंदु पर तलछट के संरचनात्मक पुनर्गठन को देख रहे हैं। तलछट में स्वयं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह केवल इस प्रकार पुनर्गठित हुई है कि इसमें बहुत अधिक रिक्त स्थान बन गए हैं जो पानी की बहुत अधिक मात्रा प्रदान करते हैं। ऐसा लगता है मानो नदी का तल अंदर से ही खुद को खोद रहा हो। हालांकि जलहानि का कारण सरंध्रता नहीं है। अधिक सरंध्रता का अर्थ है कि तलछट में अधिक जल संग्रहित किया जा सकता है, लेकिन जब तक उस पानी के निकलने की कोई जगह नहीं होती, वह अंततः संतृप्ति स्तर तक पहुंच जाता है और बहाव आगे की ओर जारी रहता है। जब तक कोई ऐसी चीज न हो जो नदी द्वारा पानी की आपूर्ति की गति के बराबर तेजी से जल भंडार से पानी खींच रही हो। सिद्धांत 4 ने ठीक इसी संभावना का विश्लेषण किया। मेम्फिस सैंड एक्विफर और मिसिसिपी नदी घाटी जलोढ़ एक्विफर मिलकर अरकानसस, मिसिसिपी, लुइसियाना और टेनेसी में 80 लाख लोगों को पीने का पानी मुहैया कराते हैं। 1960 के दशक से इन दोनों एक्विफरों से नगरपालिका और कृषि कार्यों के लिए पानी निकाला जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जल स्तर घट रहा है। जल विज्ञानी इसे प्रेरित पुनर्भरण कहते हैं, जब भूजल निकालने से एक हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बनता है जो जुड़े हुए सतही जल निकाय से पानी को एक्विफर में खींच लेता है। मिट्टी और नदी प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए हमें कई महीनों तक सामान्य वर्षा की आवश्यकता होती है। यह एक ज्ञात प्रक्रिया है, लेकिन इसके पैमाने के बारे में जानकारी नहीं थी। यूएसजीएस के मेम्फिस कार्यालय ने जलोढ़ जल भंडार में स्थित 892 निगरानी कुओं से प्राप्त जल स्तर के स्तर का विश्लेषण किया। आंकड़ों से पता चला कि पूरे निचले मिसिसिपी घाटी क्षेत्र में जल स्तर में व्यवस्थित गिरावट आई है। 2024 में जलस्तर का औसत स्तर 1990 के स्तर से 23 फीट कम था। ढलान में गिरावट से चूषण उत्पन्न होता है। नदी अधिक सरंध्रता वाले तलछट और कम दबाव वाले जलभृत से टकराकर जलभृत को तेजी से पुनः भरने लगती है। अंततः परिस्थितियां संतुलित हो जाती हैं। भूमिगत जल निकासी में वृद्धि हुई, भूमि की सरंध्रता बढ़ी और जल भंडार का स्तर घट गया। यह विनाशकारी स्तर पर प्रेरित पुनर्भरण के बराबर है। मिसिसिपी नदी वर्षा की कमी के कारण सूख नहीं रही थी, यह अपने ही भूजल तंत्र में रिसाव कर रहा था। सत्यापन की प्रत्येक परत ने और भी प्रश्न खड़े कर दिए। एक ओर, यदि उपरोक्त व्याख्या सत्य है, तो इसका अर्थ है कि पिछले 100 वर्षों की सभी परियोजनाओं, बांधों, तटबंधों, जलमार्ग, स्थिरीकरण प्रयासों और कृषि विकास ने अनिवार्य रूप से एक जल वैज्ञानिक जाल बना दिया है। नदी को नियंत्रित करने वाली प्रत्येक प्रणाली, कृषि या शहरी जल आपूर्ति के लिए खोदे गए प्रत्येक कुएं ने सतही जल और भूजल के बीच संबंधों की मूल गतिशीलता को क्रमिक रूप से बदल दिया है।
हमने किसी एक विनाशकारी कार्रवाई से नदी को नष्ट नहीं किया है। हमने नदी के जल वैज्ञानिक नियमों को 10,000 छोटे-छोटे नियमों में पुनर्लिखित कर दिया है। लेकिन अगर नदी के तल के नीचे होने वाले ये छिपे हुए बदलाव लगातार जारी रहते हैं, तो कौन सा अनदेखा निर्णायक मोड़ जल्द ही ऊपर तबाही मचा सकता है। पारिस्थितिक परिणाम। पारिस्थितिक क्षति के लक्षण सबसे पहले लुइसियाना के निचले मिसिसिपी नदी क्षेत्र में फिर से दिखाई दे रहे हैं, जो दुनिया के सबसे समृद्ध मछली पकड़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। शायद मिसिसिपी नदी के किनारे पले बढ़े लोगों की तरह मेरी शुरुआती धारणा शायद टॉम सॉयर या हक फिन को पढ़कर बनी होगी। पैडल फिश चैनल, कैटफिश बास और 120 अन्य मछली प्रजातियां जीवित रहने के लिए विशिष्ट जल प्रवाह पैटर्न पर निर्भर करती हैं। चूंकि जल प्रवाह 3 लाख घन फीट प्रति सेकंड से कम बना हुआ है, इसलिए घुलित ऑक्सीजन का स्तर लगभग शून्य हो गया है। जून 2024 तक लुइसियाना वन्यजीव और मत्स्य विभाग ने नेचर्स और रिजर्व लुइसियाना के बीच बैकवाटर बायूज में चैनल कैटफिश की व्यावसायिक पकड़ में 64% की गिरावट और बड़े पैमाने पर मछलियों की मृत्यु दर्ज की। इसके अलावा कई पीढ़ियों के पैडल फिश लार्वा उनके कुछ प्रजनन क्षेत्रों में पानी के बहाव की अपर्याप्त गति के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गए। नदी के किनारों पर स्थित तली के कठोर लकड़ी के पेड़, जिन्हें नदी तटवर्ती वन भी कहा जाता है, संकट में हैं। ये पेड़ अपने पुनर्जनन के लिए वार्षिक बाढ़ पर निर्भर करते हैं। बाढ़ के कारण नदी के किनारे उगने वाले कठोर वनों के अभाव में आक्रामक प्रजातियां देशी पौधों पर हावी हो रही हैं और बाढ़ की कमी के कारण देशी प्रजातियां अंकुरित या विकसित नहीं हो पा रही हैं। इस पारिस्थितिक पतन का नकारात्मक प्रभाव अंततः आर्थिक प्रभावों में तब्दील हो जाता है। उदाहरण के लिए, मिसिसिपी नदी में जहां एक ओर औसतन 5 करोड़ टन माल नावों द्वारा प्रतिवर्ष ढोया जाता है, वहीं नदी की गहराई में प्रत्येक 1 फुट की कमी से माल ढुलाई क्षमता घट जाती है। एक मानक बजरा जो आमतौर पर 11 फुट की गहराई पर 1500 टन माल ढोता है, वह 9 फुट की गहराई पर केवल 1000 टन ही ढो पा रहा था। अगस्त 2024 में शिपिंग कंपनियों ने माल ढुलाई में औसतन 35% की कटौती की थी। आयोवा से लुइसियाना के निर्यात टर्मिनलों तक अनाज की ढुलाई लागत में 71% की वृद्धि हुई। सभी लागतें किसानों को कम वस्तु कीमतों के रूप में वहन करनी पड़ी और उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों के रूप में इसकी भरपाई करनी पड़ी। सबसे बड़े संचालकों में से एक इंग्राम बार्ज कंपनी ने अपने 38% बेड़े को निष्क्रिय कर दिया और 4 छोटी कंपनियों ने दिवालियापन के लिए आवेदन किया। पश्चिमी गोलार्ध के सबसे बड़े टन भार वाले बंदरगाह दक्षिण लुइसियाना बंदरगाह पर 2024 की तीसरी तिमाही में माल ढुलाई की मात्रा में 41% की गिरावट आई। हर 10 लाख टन पानी के नुकसान से $12 करोड़ की आर्थिक गतिविधि और 400 नौकरियों का नुकसान होता है। नगरपालिका जल प्रणालियां संकट में पड़ने लगीं। मेम्फिस शहर मेम्फिस सैंड एक्विफर से प्रतिदिन 18 करोड़ गैलन पानी निकालता है और न्यू ऑरलियंस जलोढ़ एक्विफर से प्रतिदिन 13 करोड़ गैलन पानी निकालता है। मिसिसिपी नदी डेल्टा के आसपास के समुदाय अपनी सभी जल आवश्यकताओं के लिए भूजल पर निर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे भूजल स्तर घटता गया, इसे पंप करना महंगा होता गया। शहरों ने गहरे कुएं खोदने और अधिक शक्तिशाली पंपों का उपयोग करने के लिए जल उपचार शुल्क में 40% की वृद्धि दर्ज की। जुलाई 2024 में
लुइसियाना के 3 परगनों ने जल संरक्षण अनिवार्य कर दिया। मेम्फिस ने लोगों से लॉन की अत्यधिक सिंचाई से बचने का आग्रह किया और मिसिसिपी के विक्सबर्ग ने नए वाणिज्यिक निर्माणों को रोक दिया जिनसे पानी की मांग बढ़ सकती थी। भूजल की कमी का यह अप्रत्यक्ष प्रभाव उन समुदायों की अर्थव्यवस्था पर धीरे धीरे पड़ने वाले दबाव के रूप में सामने आया जो 2 शताब्दियों से मिसिसिपी नदी के जल विज्ञान के साथ जीवन यापन कर रहे हैं। बीमा कंपनियों ने कृषि और बाढ़ बीमा जोखिमों का पुनर्मूल्यांकन शुरू कर दिया। निचले मिसिसिपी घाटी में नगरपालिका जल सेवाओं के लिए बॉन्ड रेटिंग कम कर दी गई। नदी किनारे बसे समुदायों में अचल संपत्ति के मूल्य में गिरावट आई क्योंकि संभावित घर खरीदारों ने इस भूमि पर जल अधिकारों के बारे में सवाल उठाए। एक शांत नाटक चल पड़ा। लेकिन क्या ये साहसिक उपाय समय पर लागू हो पाएंगे या नदी के धीरे धीरे पीछे हटने से जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा? समाधान खोजने के लिए संघर्ष। अनिश्चित भविष्य। 1 सितंबर 2024 को आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स ने पुनर्स्थापन प्रयासों में सहायता के लिए एक नई पहल की घोषणा की। आर्मी कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स के लांस एंगल का कहना है कि कुम्हारों की 3 टीमें मिसिसिपी नदी के किनारे नदी को खुला रखने के लिए 24 घंटे खुदाई का काम कर रही हैं। इस पहल में राज्य द्वारा अनिवार्य संरक्षण कानूनों के माध्यम से भूजल दोहन की दर को कम करने, जल संग्रहण और भंडारण के लिए आर्द्र भूमि को बहाल करने, नदी में जल निकासी की दर बढ़ाने के लिए बांधों के संचालन में बदलाव करने और प्रेरित भंडारण से क्षेत्र में जल पुनर्भरण को कम करने के लिए नहरों को संशोधित करने में $2.3 अरब का निवेश करने जैसे महत्वपूर्ण घटक शामिल थे। 7 अलग-अलग राज्यों के कृषि व्यवसाय प्रतिनिधियों ने मेम्फिस में बैठक की और इस बात पर चर्चा की कि इस नई पहल को उनके राज्यों में कैसे लागू किया जाएगा। सभी ने मिलकर काम करने पर सहमति जताई। नेशनल कॉर्न ग्रोअर्स एसोसिएशन, अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन और यूएसए राइस फेडरेशन ने भी समर्थन देने का वादा किया। ऐसा माना जाता था कि नदी किनारे खेती करने वाले किसान अगर अधिक कुशल सिंचाई पद्धतियों को अपनाएं और भविष्य में कम पानी की आवश्यकता वाली फसलों का चुनाव करें तो वे अंततः अपनी कई सिंचित फसलों को खत्म कर सकते हैं। कोर का अनुमान था कि भूजल के कृषि उपयोग में 20% की कमी और मिसौरी नदी के जलाशयों से ऊपरी धारा में पानी की बेहतर निकासी से इस पहल को लागू करने के 18 महीनों के भीतर निचले इलाकों में नदी का प्रवाह लगभग 40,000 घन फीट प्रति सेकंड तक बहाल हो जाएगा। सैद्धांतिक रूप से यह पहल ठोस वैज्ञानिक आधार पर थी। मेम्फिस के मेयर पॉल यंग ने घोषणा की कि उनका शहर जल अवसंरचना परियोजनाओं में $75 मिलियन का निवेश करेगा, जिसमें नई उच्च तकनीक वाली मीटरिंग और रिसाव का पता लगाने वाली प्रणालियां शामिल हैं, जिनसे नगर पालिका की जल मांग में 15% की कमी आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके मिसिसिपी नदी स्थिरता कार्य बल की स्थापना की और कार्य बल को स्थिति और बिगड़ने पर नगरपालिकाओं पर आपातकालीन जल प्रतिबंध लगाने का अधिकार दिया। कांग्रेस ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के लिए $800 मिलियन के सूखा राहत कोष को मंजूरी दी। इस अनुदान को लेकर उत्साह चरम पर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इंजीनियरिंग संबंधी गणनाएं सटीक थीं और अनुदान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद थी। सार्वजनिक क्षेत्र के संदेश ने आर्थिक सुधार और स्थिरता दोनों को बढ़ावा दिया। इंजीनियर्स कोर के जनसंपर्क कार्यालय ने एक बयान जारी कर दोहराया कि इंजीनियर्स कोर एक 100 वर्षों से
मिसिसिपी नदी का प्रबंधन कर रहा है और उसके पास संतुलन बहाल करने के लिए आवश्यक उपकरण और विशेषज्ञता मौजूद है। परिणाम स्वरूप नदी पर निर्भर लोगों ने नदी के स्थिर होने की उम्मीद के अनुरूप अपनी योजनाएं विकसित करना शुरू कर दिया। बार्ज कंपनियों ने अपने उपकरणों के उन्नयन को स्थगित कर दिया, यह सोचकर कि बार्ज उद्योग 2026 तक सामान्य रूप से कार्य करने लगेगा। किसानों ने इस धारणा के साथ 2025 की फसलें बोईं कि उन्हें अनुमान के अनुसार सिंचाई के लिए पानी का आवंटन प्राप्त होगा। जल उपयोगिताओं ने इस धारणा के आधार पर 20 वर्षीय पूंजी सुधार योजनाएं बनाईं कि उनके जल भंडार फिर से भर जाएंगे। इसके अतिरिक्त मिसिसिपी नदी के प्रबंधन में जनता का बढ़ता विश्वास सफलता के इतिहास को दर्शाता है। अमेरिकी इंजीनियरों ने पहले भी पानी से जुड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान किया है। इसके उदाहरणों में कोलोराडो नदी समझौता, कैलिफोर्निया राज्य जल परियोजना और टेनेसी घाटी प्राधिकरण शामिल हैं। मिसिसिपी नदी पुनर्प्राप्ति पहल भी उनकी इस क्षमता का एक उदाहरण है। परंपराएं मान्यताओं पर आधारित होती हैं, जबकि जटिल जल विज्ञान प्रणालियों के बारे में की गई मान्यताओं का इतिहास असफल और अप्रत्याशित परिणामों से भरा पड़ा है। इन प्रणालियों की समझ में दरार के पहले संकेत नवंबर 2024 में दिखाई दिए, जब किसानों द्वारा भूजल दोहन की मात्रा कम हो गई और वे सीधे मिसिसिपी नदी और उसकी सहायक नदियों से सतही जल का उपयोग करने लगे। कोर द्वारा किए गए मॉडलिंग से पता चला कि कोर किसानों की इस गतिविधि में आए बदलाव से अवगत था। हालांकि जल परिषद ने विकास की गति का अनुमान नहीं लगाया था। हालांकि जून से अगस्त तक सिंचाई की मांग चरम पर होती है, लेकिन किसानों ने जल निकासी प्रतिबंधों की आशंका में मई 2024 में ही बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू कर दी थीं। अरकानसस, मिसिसिपी और लुइसियाना राज्यों में नए सतही जल निकासी संयंत्रों के निर्माण के लिए 2700 नए परमिट जारी किए गए। कम जल प्रवाह की स्थिति में सतही जल की सीधी निकासी से वह पानी निकल गया जो अन्यथा नदी के बहाव के साथ बहकर निचले इलाकों के उपयोगकर्ताओं तक पहुंचता। नदी प्रणाली से सतही जल की निकासी और जल भंडार तथा नदी प्रणाली से प्राप्त होने वाले भूजल के पुनर्भरण के बीच शून्य योग प्रतिस्पर्धा है। आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन परियोजना के परिणाम स्वरूप कई अप्रत्याशित परिणाम सामने आने के बावजूद जल भंडार का स्तर लगातार गिरता रहा। पुनर्स्थापित आर्द्र भूमियों का उद्देश्य निचली मिसिसिपी नदी घाटी में जल भंडार प्रणाली के ऊपर स्थित रहते हुए जल को संग्रहित करना है। ये आर्द्र भूमियां जल भंडार को पुनः भरने का काम करती थीं, न कि बाद में नदी में छोड़ने के लिए जल को रोककर रखने का। पुनर्स्थापित आर्द्र भूमि में संग्रहित प्रत्येक गैलन जल की मात्रा पुनर्स्थापित आर्द्र भूमि के नीचे की धरती में रिसने वाले एक गैलन जल की मात्रा के बराबर होती है। डॉक्टर विंटर्स ने दिसंबर में ही इसे एक समस्या के रूप में पहचाना था। जैसा कि डॉक्टर विंटर्स ने कहा, हमने जल संभर बनाए हैं और पुनर्स्थापित आर्द्र भूमि जल प्रवाह में उतार चढ़ाव को कम करने के बजाय जल भंडार के पुनर्भरण को तेज कर रही हैं। हालांकि नदी को कम समय में अधिक मात्रा में पानी उपलब्ध कराने से मेम्फिस के पास नदी के जल स्तर में अल्पकालिक वृद्धि होती है, लेकिन पानी की यह मात्रा कभी भी न्यू ऑर्लियंस तक नहीं पहुंचती। इससे मिसिसिपी नदी की अत्यधिक पारगम्यता वाली तलछटी परतों के माध्यम से जल भंडारों के पुनर्भरण की प्रक्रिया में तेजी आती है। हर नए प्रकार के हस्तक्षेप के साथ जल रिसाव के लिए और अधिक रास्ते बन गए। परिणाम स्वरूप फरवरी 2025 में टारबर्ट लैंडिंग पर नदी का प्रवाह
2,14,000 घन फीट प्रति सेकंड तक पहुंच गया, जो रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से अब तक का सबसे कम स्तर है। कोर ने चुपचाप अपने तकनीकी दस्तावेजों में प्रयुक्त शब्दावली को संशोधित कर दिया। जहां बहाली की समय सीमा के मूल संदर्भ को अनुकूली प्रबंधन रणनीतियों में बदल दिया गया, वहीं बहाली संबंधी चर्चाओं के संदर्भ को सतत कमी परिदृश्यों में बदल दिया गया। इसके अलावा मेम्फिस सैंड एक्वीफर मॉनिटरिंग नेटवर्क ने मार्च 2025 में दर्ज किया कि गिरावट की दर बढ़ रही थी। 2010 से 2020 तक जिन कुओं का जल स्तर प्रति वर्ष 6 फीट की दर से घट रहा था, अब वह घटकर 14 फीट प्रति वर्ष की दर से हो रहा था। जलभंडार के पुनर्जीवन में सुधार का कोई संकेत नहीं था, बल्कि परिस्थितियां इस प्रकार बदल गई थीं कि नदी द्वारा तटवर्ती जल भंडारण और नदी के बहाव के संयोजन से प्राप्त होने वाला जल भंडार की उस जल को नदी से दूर वितरित करने की क्षमता से अधिक था। जलभंडार में पानी मौजूद था और नदियों के पुनर्भरण के लिए उपलब्ध होता रहेगा, लेकिन कुओं के निर्माण के कारण इसे कुओं से निकाला नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये कुएं जल भंडार के बहाव के साथ बहने वाले पानी को निकालने के लिए बनाए गए थे। इंजीनियरों ने जल निकाय की इस स्थिति को भंडारण गतिरोध के रूप में वर्णित किया। जल प्रणाली में पानी तो है, लेकिन यह ऐसे क्षेत्रों में स्थित है जिनका उपयोग न तो मनुष्य कर सकते हैं और न ही प्रकृति। अब तक इस व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों से द्वितीयक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। खाड़ी तट के निकट स्थित लुइसियाना के समुदायों को एक अतिरिक्त समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नदी के जल प्रवाह में कमी के कारण अधिक प्रवाह के दौरान नदी मैक्सिको की खाड़ी से खारे पानी को अवरोधों के पार वापस धकेलने में आबन है। 2025 की शुरुआत में लुइसियाना के बेलेचेस और ब्रेथवेट में नगर पालिका के पेयजल स्रोतों में खारे पानी की मौजूदगी पाई गई। लगभग 80,000 लोगों को पीने के पानी की आपूर्ति बाधित हुई। संघीय आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली के तहत खारे पानी को मीठा करने वाली इकाइयों को तुरंत तैनात किया गया। क्या हम वास्तव में समस्या का समाधान कर रहे हैं या केवल उसे टाल रहे हैं? जैसे जैसे हम अपने शोध पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की ओर बढ़ रहे हैं, यह प्रश्न हमारी टीम की महत्वपूर्ण चर्चाओं में उठने लगा है। जैसा कि डॉक्टर रीव्स ने बताया है और हम भी अब समझने लगे हैं, नदी केवल पानी का एक माध्यम नहीं है। यह सतही जल प्रवाह, भूमिगत जल प्रवाह, तलछट, परिवहन और जैव रासायनिक चक्र को जोड़ने वाली एक जटिल कड़ी है। जब भी कोई इंजीनियर किसी विशाल प्रणाली के किसी एक भाग में संशोधन करता है, तो वह उस प्रणाली के अन्य घटकों के साथ परस्पर क्रिया करने के तरीके को इस तरह बदल देता है जिसे वह पूरी तरह से समझ नहीं पाता है। प्रारंभ में इन परियोजनाओं को उन विशिष्ट समस्याओं के लिए तर्कसंगत और व्यावहारिक समाधान के रूप में परिकल्पित किया गया था, जिन्हें हल करने की आवश्यकता थी। इनका उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, नौवहन और मानव एवं औद्योगिक उपयोगों के साथ साथ कृषि के लिए जल आपूर्ति की व्यवस्था करना था। इन परियोजनाओं की निरर्थकता इस विश्वास से उपजी थी कि किसी संगठन के अस्तित्व काल से भी अधिक समय में परस्पर जुड़े तंत्रों में व्यापक प्रभाव डाले बिना प्रणाली के एक भाग में संशोधन करना संभव है। मिसिसिपी नदी अभी भी ऊपर और नीचे दोनों ओर अपने किनारों से धीरे धीरे लेकिन लगातार पीछे हट रही है। मिसिसिपी नदी में यात्रा करना अमेरिका और उसके इतिहास के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है। वर्तमान में मापन प्रणालियां नदी के ऊपरी भाग में होने वाले जल स्तर में कमी की लगातार सटीक रिपोर्ट प्रदान करती हैं। हालांकि यह सटीकता समस्या का कोई व्यावहारिक समाधान नहीं देती। कोर इस पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम को जारी रखे हुए है
क्योंकि इसे छोड़ना वर्तमान में हल की जा रही समस्या से कहीं अधिक गंभीर समस्या को स्वीकार करने के समान होगा। हमने एक ऐसी प्रणाली का निर्माण कर लिया है जो इतनी जटिल हो गई है कि अब हम न तो इसे प्रबंधित कर सकते हैं और न ही इसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि यह हमारे अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि क्या मिसिसिपी नदी अपने पूर्व प्रवाह स्तर को पुनः प्राप्त कर पाएगी या नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि यह किस नए संतुलन तक पहुंचेगी, इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा और उन निर्णयों के परिणामों के बारे में बहुत कम जानकारी होने के कारण हुई गलतियों का अंततः खामियाजा कौन भुगतेगा। मिसिसिपी नदी अपने जल से 1 करोड़ लोगों का जीवन यापन करती है और इसकी नौकायन योग्य गहराई पर $2 करोड़ की वार्षिक आर्थिक गतिविधि निर्भर करती है। यहाँ मछलियों, पक्षियों और अन्य जीवों की 400 से अधिक विभिन्न प्रजातियां हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए विशिष्ट जल प्रवाह की आवश्यकता होती है। नदी के प्रबंधन के लिए हमने जो प्रणालियां बनाई हैं, जैसे बाढ़ के पानी को रोकने वाले तटबंध, अतिरिक्त पानी को संग्रहित करने वाले बांध, नगर पालिका द्वारा स्थापित भूमिगत जल कुएं और नौका यातायात के लिए बनाए गए जलमार्ग, इन सभी ने उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े जलक्षेत्र में जल प्रवाह के तरीके को स्थायी रूप से बदल दिया है। हम यह समझने लगे हैं कि नदियां मानव निर्मित संरचनाओं पर उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं करती जितना हम सोचते हैं, बल्कि वे भूवैज्ञानिक और जलवायुीय समय को ध्यान में रखती हैं और उन्हें 10 दशकों के दौरान नदी निर्माण के लिए गए प्रत्येक मानवीय निर्णय के कुल प्रभाव पर विचार करना होता है। क्या हम इन निर्णयों के परिणाम स्वरूप हुए परिवर्तनों के अनुरूप ढल रहे हैं, या हम वैज्ञानिक शब्दावली का उपयोग करके और अपनी प्रतिक्रियाओं के लिए पंचवर्षीय योजनाएं बनाकर आत्मविश्वास का झूठा दिखावा कर रहे हैं। चल रहे उपग्रह डेटा संग्रह, जल भंडार निगरानी कुओं और जल प्रवाह गेजों से प्राप्त डेटा से लगातार यह पता चलता है कि आंकड़े मॉडलों द्वारा अनुमानित आंकड़ों से भिन्न हैं और नदी तल की सतह के नीचे कहीं हिमनदियों के पिघलने से जमा हुई रेत के कणों के बीच की खाली जगहों में 200 अरब गैलन पानी एक जलभंडार में संघनित हो रहा है, जो संभवतः सैकड़ों वर्षों तक इसे नहीं छोड़ेगा। मिसिसिपी नदी का सूखना हमारे द्वारा सूखने के खतरे को पहचानने में विफलता के कारण नहीं है, बल्कि यह उन परिस्थितियों को बनाने में हमारी सफलता के कारण है जिन्होंने यह सुनिश्चित किया है कि नदी की यह समस्या लगातार बढ़ती रहेगी। प्रकृति की उन शक्तियों को वश में करने की क्षमता पर विश्वास करने की वास्तविक कीमत, जो हमारे तकनीकी रूप से विकसित समाज बनने से बहुत पहले से मौजूद थीं और जिन्हें हम नियंत्रण कहते हैं, अंततः हमें ही चुकानी पड़ेगी। इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, केवल मिसिसिपी नदी में पानी का धीरे धीरे कम होना है, जिसने कभी फलते फूलते नदी किनारे के समुदायों का स्थान ले लिया है। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।